हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के बेटा चैप्टर नंबर 23 दैट इज मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, हम लोग बात करते हैं बेटा श्वसन तंत्र के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि श्वसन क्या है। ठीक है, श्वसन क्या है, पहला प्रश्न आता है हमारे पास में। अगर हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला ही क्वेश्चन आपके पास आएगा कि श्वसन है क्या। आप लोग किसको श्वसन में डिफाइन करोगे या श्वसन को कैसे डिफाइन करोगे? तो श्वसन क्या है बेटा, नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, सांस लेना। ठीक है, लोग कहते हैं ऑक्सीजन का अपटेक करना, ऑक्सीजन अंदर आ रही है और CO2 बाहर जा रहा है। ठीक है, थर्ड थिंग इज दैट कि अब इसके अंदर नॉर्मली क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हम लोग सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, वो श्वसन कहलाता है। बट दे आर क्वाइट रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। नॉर्मली क्या है कि हमारे शरीर में होने वाली वो क्रिया, हमारे शरीर में होने वाली वो क्रिया जिसमें आप वातावरणीय ऑक्सीजन का, अब वातावरणीय O2, यहां पर एक वर्ड आया वातावरणीय ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन वातावरण में थी, जो ऑक्सीजन कहां थी बेटा, वातावरण में थी, उस ऑक्सीजन का आप लोग उपयोग कर रहे हो। किस चीज में उपयोग कर रहे हो? उस ऑक्सीजन का आप लोग यूज कर रहे हो इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, यानी कि जो आपका डाइजेस्टेड फूड है या जो आपका पचित भोजन है, उस पचित भोजन के तोड़ने में, अपघटन में और ऊर्जा उत्पादन में आप लोग उपयोग करते हो। ठीक है, ये तो श्वसन की परिभाषा हो गई, जनरल जो मेरा टर्म है मैं कहता हूँ। ठीक है, नॉर्मली हम लोग बात करें बेटा, कोई भी चैप्टर आप लोगों का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है तो सजीवों के शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं हेतु, जैविक क्रिया मतलब जब आपने सजीव और निर्जीव पढ़े होंगे तो आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान में दिया होगा कि जैविक क्रियाएं कौन सी होती है, जो जीवित जीवों में होती है। जो किसमें होती है बेटा, जीवित जीवों में होती है। क्लियर है? तो जैविक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है बेटा, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि बिल्कुल सच्चाई है कि हाँ, जैविक क्रियाएं जो है उनके लिए किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। अब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो या तो ये ऊर्जा हम लोग डायरेक्टली उन्हें एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी बूस्टर के फॉर्म में प्रोवाइड कराएं। ठीक है, पहली कंडीशन होती है कि या तो आप लोग डायरेक्टली एनर्जी जो है वो एनर्जी बूस्टर के फॉर्म में प्रोवाइड कराएं। रादर इन केस ये ऊर्जा उन्हें कैसे मिलती है, तो भोजन के ऑक्सीकरण से। अच्छा, ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि O2 की प्रेजेंस में होने वाली क्रिया, O2 की प्रेजेंस में होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। ओके, यानी या तो ये क्रिया, या तो ये ऊर्जा उन्हें कैसे प्राप्त होती है, डायरेक्टली प्राप्त हो रही है, या फिर ये उन्हें किससे प्राप्त हो रही है, भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो अब अगर परिभाषा के ऊपर बात करें, परिभाषा के ऊपर बात करें तो श्वसन क्या है? वह जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जैविक क्रिया नहीं, जैव रासायनिक। क्योंकि जब आगे आप इसकी फंक्शनिंग पढ़ोगे, डिटेल में आप लोग बात करोगे, तो उस टाइम हम लोग क्या बात करेंगे कि वो जैव रासायनिक अभिक्रिया, जैव रासायनिक, रासायनिक मतलब ये केवल जिंदा जीवों में होती है वो ठीक है, लेकिन इसमें केमिकल का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, यानी कि रसायनों का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो वह जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जीवित कोशिकाओं में, जिसमें किसमें, जीवित कोशिकाओं में, यानी लिविंग सेल्स में हो रही है। ठीक है, लिविंग सेल्स में हो रही है, जीवित कोशिकाओं में उपस्थित भोजन। अब भोजन कौन सा है? पचित भोजन, यानी कि जो डाइजेशन के बाद सेल, अब डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, हमें पता है भाई। पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण की क्रिया होती है। अवशोषण के बाद क्या होता है? स्वांगीकरण होता है। अब स्वांगीकरण क्या है? ऊर्जा उत्पादन ही तो है। स्वांगीकरण क्या है बेटा? ऊर्जा का उत्पादन है। तो जो पचित भोजन है, उस पचित भोजन के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण मतलब अब उसके ऊपर कौन रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है। ठीक है, पचित भोजन के ऑक्सीकरण से किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा और CO2 का उत्पादन होता है। ठीक है, पचित भोजन का ऑक्सीकरण हो गया, जिससे क्या मिलता है हमें? ऊर्जा और CO2 मिलती है। क्लियर है? क्लियर है? तो इसे आप लोग क्या बोलते हो? श्वसन बोलते हो। क्या बोलते हो? श्वसन बोलते हो। अच्छा, अब ये ऊर्जा की बात करें तो वो किस फॉर्म में मिलती है? ATP, आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राई
फॉस्फेट, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे कि है क्या एक्चुअल में श्वसन। तो वो जैव रासायनिक अभिक्रिया, वो जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, आ गया ना वही वर्ड भाई, ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पचित भोजन को, यानी पचित भोजन है उसके जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विघटित करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जिसमें पचित भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विघटित करके किसका उत्पादन किया जाता है, ऊर्जा का उत्पादन, एटीपी का उत्पादन किया जाता है, श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, श्वसन कहलाती है। क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि श्वसन के प्रकार। भाई मेजर क्वेश्चन आता है प्रकार, कितने टाइप का है? सामान्यतः दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन, जिसे आप कोशिकीय श्वसन भी बोलते हो। बाह्य श्वसन की अगर मैं बात करूं तो बाह्य मतलब भाई कोई भी जीव का शरीर है उसमें ऑक्सीजन तो अंदर आ रही है और CO2 क्या है, बाहर जा रही है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन का तो ग्रहण करना और CO2 को त्यागना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। यानी कोशिका का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। आप लोग कोशिका श्वसन की बात नहीं कर रहे हो, फूड का डाइजेशन की बात नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, सिंपल बाह्य श्वसन। अब एक मैंने स्टार बनाया बेटा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्रिया में अब ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, वातावरण और शरीर के मध्य, भाई जो आपका एनवायरमेंट है उसमें और आपकी बॉडी के बीच में गैसों का, इसका गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसे गैस विनिमय यानी गैस एक्सचेंज भी कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो बाह्य श्वसन का दूसरा नाम क्या है, गैस विनिमय। संवातन, संवातन बेटा वेंटिलेशन भी इसी को ही बोलते हैं, गैस विनिमय का दूसरा नाम है संवातन, ठीक है, वेंटिलेशन, ओके। अथवा सांस लेना, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यानी श्वसन में दो क्रियाएं होती है, एक तो होता है ब्रीदिंग और दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। तो ब्रीदिंग जो होता है बाह्य श्वसन होता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो कि सांस लेना, ऑक्सीजन अंदर लिया और CO2 बाहर लिया, और इसे आप लोग गैस विनिमय या फिर संवातन भी कहते हो। क्लियर है। दूसरा आता है आंतरिक श्वसन, नंबर 2 आंतरिक श्वसन, ठीक है। अब आंतरिक श्वसन की अगर मैं बात करूं तो इसे आप लोग कोशिकीय श्वसन भी बोलते हो। क्या बोलते हो, कोशिकीय श्वसन, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन भी बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना बेटा। अच्छा, कोशिकीय श्वसन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्रियाएं बेटा अंदरूनी तौर पर, ठीक है, अंदर होती है, कोशिकाएं शरीर के अंदर है, क्लियर है ना। अब इसमें क्या है, जो प्राणी यानी कोई भी जीव जो है वो वातावरणीय ऑक्सीजन का, किसका, वातावरणीय ऑक्सीजन का उपयोग किसमें कर रहा है, भोजन के ऑक्सीकरण में, यानी भोजन को तोड़ रहा है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, तो यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है। आई बात समझ में। यानी कोई भी जीव है जिसकी सेल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, उस डाइजेस्टेड फूड का ब्रेकडाउन होता है, उसको तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद उससे ऊर्जा उत्पादन की जाती है, तो वो क्या कहलाता है, आंतरिक श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, आंतरिक श्वसन, ठीक है। अच्छा, ये दो प्रकार से होती है, कौन कौन सी, पहली है ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। हालांकि इसमें डिफरेंस आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे बेटा। दूसरा है आपका अनऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन की अगर मैं बात करूं तो जो क्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, उसे आप लोग क्या बोलते हो, ऑक्सी श्वसन, ठीक है। और दूसरा क्या है, अनऑक्सी श्वसन की बात करें तो यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मनुष्य की, तो ऑक्सीकरण या ऑक्सी श्वसन की क्रिया कहां होती है, आप लोगों को बताऊं बेटा, हमारे लंग्स में, ब्लड में। और ये क्या होती है आपकी मसल्स में, आप लोगों की मसल्स में बेटा, यानी मांसपेशियों में अनऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है। ये तो था आपका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र की, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। भाई अब मनुष्य में, अब पता है हम लोगों को मनुष्य का एक जटिल जीव है, ठीक है।
उसका शरीर कैसा है, एक जटिल संरचना है। तो मानव में श्वसन हेतु एक विशेष प्रकार का तंत्र कार्य करता है। तंत्र क्या है, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि तंत्र क्या होता है बेटा। नॉर्मली जब कई अंग एक साथ मिलकर कार्य करें, कई अंग जब एक साथ मिलकर कार्य करें तो वो क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है। तो श्वसन के लिए बेटा काफी अंग हैं जो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिसमें श्वसन मार्ग और फेफड़े आते हैं। दो मुख्य अंग आते हैं, कौन कौन से, श्वसन मार्ग और फेफड़े। ठीक है, कौन कौन से अंग आते हैं बेटा, श्वसन मार्ग और फेफड़े। ठीक है, अभी बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग बेटा मानव श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र क्या है, मनुष्य में बेटा हमें पता है कि मानव की जो संरचना है बहुत एक जटिल संरचना है। ठीक है, तो मानव में श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र कार्य करता है। क्या करता है, एक विशेष प्रकार का तंत्र कार्य करता है। ठीक है, जिसमें काफी अंग एक साथ मिलकर, काफी अंग क्या है, एक साथ मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उस तंत्र का बेटा मेन मकसद क्या है, गैस को लाना और आपके अंगों तक पहुंचाना। तो अंग कौन कौन से बेटा, नासा छिद्र, याद रखिए आपके बुक में भी लिखा हुआ है नासा छिद्र। दूसरा नासा द्वार, नासा द्वार, नासा छिद्र, नासा द्वार। ठीक है, नासा गुहा, ठीक है। नासा गुहा के बाद आता है आप लोगों के पास में, नासा गुहा के बाद आता है नासा ग्रसनी। ठीक है, गुहा, नासा ग्रसनी गुहा के बाद आता है आपके पास कंठ, लेरेनिक्स। ठीक है, कंठ के बाद आता है आपका फेरेनिक्स। ठीक है ना, कंठ के बाद आती है आप लोगों की श्वसनी, श्वास नली, श्वसनी, श्वास नली। ठीक है, उसके बाद आती है श्वसनी और आपका श्वसनिकाएं, फुफ्फुस या फेफड़े। ठीक है, अब नॉर्मली मैं बात करूं, ठीक है, हम लोगों ने इतना बता दिया कि भाई 8-9 अंग होते हैं, क्लियर है। लेकिन इन अंगों को बेटा दो समूहों में बांटा गया है कि फेफड़े और नासा मार्ग। ठीक है, या वायु मार्ग। आई बात समझ में, फेफड़े और नासा मार्ग का निर्माण होता है, यानी कि श्वसन मार्ग। ठीक है, अब इसे आप लोग नासा मार्ग या फिर क्या बोलते हो, श्वसन मार्ग। क्या बोलते हो, श्वसन मार्ग। आई बात समझ में। तो क्या होता है इनका काम, सुनिएगा, क्लियर है। अब आप लोगों को बताते हैं आगे कि नॉर्मली श्वसन तंत्र क्या है, कि मानव शरीर के अंदर या मानव शरीर में उपस्थित वह तंत्र जिसमें सभी अंग एक साथ मिलकर श्वसन की क्रियाविधि को संपूर्ण करते हैं, क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। क्लियर है, क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। अब उसमें सबसे पहला आता है नासा छिद्र यानी नेजल पोर। ठीक है, नासा द्वार और नासा गुहा। नॉर्मली पता है क्या काम होता है, नासा छिद्र जो होता है बाहर से दिखाई देने वाले छिद्र होते हैं। क्लियर है बेटा, बाह्य छिद्र होते हैं जो वायु की शरीर में प्रवेश को या वायु को अंदर प्रवेश के लिए जगह देते हैं। ठीक है, नासा छिद्र होता है। अब मानव में नासा छिद्र कितने होते हैं, एक जोड़ी। कितना होता है, एक जोड़ी, यानी कि कितने होते हैं संख्या में, 2। संख्या में कितने होंगे बेटा, 2। संख्या में कितने होते हैं, 2। ठीक है, इन नासा छिद्रों के बाद बेटा नासा द्वार और नासा वायु, नासा द्वार, नासा गुहा, यानी कि आप लोगों के नेजल कैविटी आता है। नेजल कैविटी का काम क्या है, केवल और केवल वायु को जाने के लिए मार्ग देना। ठीक है, वायु को जाने के लिए क्या देना, मार्ग देना। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा क्या क्या होता है, नेजल कैविटी के अंदर बात करें तो इसमें श्लेष्मा, आप लोगों के म्यूकस की लेयर होती है बेटा। ठीक है, सर्पिल आवरण होते हैं। क्लियर है ना, श्लेष्मा होता है और क्या होता है आप लोगों का, सर्पिल अस्थियां या श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा ढकी हुई सर्पिल अस्थियां, श्लेष्मा झिल्ली द्वारा आवृत सर्पिल अस्थियां। इनका काम क्या है, केवल और केवल शरीर के अंदर वायु को पहुंचाना। क्लियर है,
अब नासा गुहा में वायु गर्म और नम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बेटा क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। क्लियर है? क्लियर है। अब बात करें कि नासा मार्ग जो है ये वायु में उपस्थित। अच्छा, श्लेष्मा का काम क्या है बेटा? श्लेष्मा, अगर आपकी बॉडी में कोई भी एयर यानी कि वायु प्रवेश कर रही है तो वायु के साथ कभी कभी धूल के कण भी प्रवेश कर जाते हैं। तो ये श्लेष्मा क्या करता है, चिकना होने के कारण धूल के कण इससे चिपक जाते हैं। क्लियर है? और वो धूल के कणों को शरीर में प्रवेश नहीं करने देता। साथ ही साथ इस नासा गुहा के अंदर रोम होते हैं। रोम बेटा छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं, बालनुमा संरचनाएं हैं जो एक नेचुरल फिल्टर यानी कि प्राकृतिक स्पंदक की तरह काम करता है। प्राकृतिक स्पंदक की तरह क्या करता है, काम करता है। ठीक है? क्लियर है ना बेटा? क्लियर है। अच्छा, नासा मार्ग में कौन कौन सी हड्डियां होती है बेटा? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सुनिएगा, नासा मार्ग में हड्डियां कौन कौन सी होती हैं? पहला होती है नेजल प्रोमैक्सिला। नेजल प्रोमैक्सिला 3 हड्डियां होती हैं। दूसरी होती है प्रोमैक्सिला या मैक्सिली। नेजल प्रोमैक्सिला, नेजल मैक्सिली, और तीसरी होती है एथेमॉइड। तीसरी हड्डी कौन सी होती है? एथेमॉइड। याद रखिएगा, कौन कौन सी 3 हड्डियां होती है बेटा? एथेमॉइड। क्लियर है? क्लियर है। ये तीनों हड्डियां क्या काम करती हैं? ये तीनों हड्डियां आप लोगों के नासा गुहा को बनाती हैं। अब इसके बाद अगला अंग आता है नासा ग्रसनी गुहा, यानी वो भाग जहां पर नासा गुहा आगे जाकर ग्रसनी में खुलती है। बेटा ये कंबाइंड ऑर्गन है, यानी जो ये वो स्थान है जहां पर आपकी ग्रसनी यानी कि श्वास नली और ग्रसनी जो है वो दोनों एक जगह पर आकर मिलती है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? ओके। ओके, क्लियर है। और यहां क्या है, वायु पीछे की तरफ आने के बाद में जो आपका नेज़ोलैरिंक्स है, ठीक है, कंठ ग्रसनी जो है उसके अंदर आकर खुल जाती है। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, अब ये जो नासा ग्रसनी गुहा है ये बेटा लैरिंक्स, आपके इसमें एक वर्ड आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स को बेटा हिंदी में बोलते हैं नासा कंठ ग्रसनी कंठ। ग्रसनी कंठ, इस ग्रसनी कंठ के माध्यम से ये कंठ, जब जो कंठ है इसके माध्यम से यह श्वास नली में खुलती है। क्लियर है? इस कंठ के माध्यम से श्वास नली में खुलती है। क्लियर है ना बेटा? यह एक त्रिभुज के आकार का बेटा त्रिभुजाकार ऑर्गन है। हालांकि मैंने इसकी शेप थोड़ा सा इस तरीके का ऑर्गन होता है। ठीक है? यह एक त्रिभुज के आकार का अंग होता है। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, इस कंठ के अंदर ही आपका वोकल कॉर्ड क्या होता है? इस कंठ के अंदर ही आप लोगों की वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड का मतलब पता है क्या है? जिसके अंदर वोकल कॉर्ड होता है स्वर रज्जु। इसमें आपका स्वर रज्जु हिंदी में बेटा थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको प्रेफर करता हूँ इंग्लिश बोलिए। वोकल कॉर्ड, स्वर रज्जु बेटा वो जगह है जहां से आपकी आवाज आती है। क्लियर है? क्लियर है। जहां से क्या आती है? आपकी आवाज आती है। यहां से क्या आती है? आप लोगों की आवाज आती है। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है। यहां से आप लोगों की क्या आती है? आवाज आती है। ओके, अब वोकल कॉर्ड है। अब ये क्या है? मुख्यतः कई उपास्थियां, एक वर्ड आता है उपास्थि। उपास्थि का नाम बेटा इंग्लिश में उसे कार्टिलेज कहा जाता है। कार्टिलेज, क्या कहा जाता है? कार्टिलेज। 3 टाइप की उपास्थियां होती हैं। पहली होती है अवट्टू, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? थायराइड। थायराइड ग्लैंड आप लोगों की यहां पर सिचुएटेड है। क्लियर है? जो आपकी श्वास नली के दोनों तरफ, अभी जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे उसमें बताएंगे, बाइलोब ग्लैंड होती है। ठीक है? दूसरी होती है कॉरिकॉइड यानी कि मुद्रिका। मुद्रिका यानी कि कॉरिकॉइड, ये ग्लैंड, ये हड्डी होती है। और थर्ड आपकी बोन है आप इसके अंदर दर्भिकाप। दर्भिकाप यानी कि एरेक्नॉइड। दर्भिकाप, ठीक है, थर्ड आप लोगों की बोन होती है दर्भिकाप, जिसे आप लोग आर्टियनॉइड बोलते हो।
ठीक है। और फोर्थ होती है आप लोगों का एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, काफी लोग इसे हिंदी में एपिग्लॉटिस ही लिखते हैं, लेकिन हिंदी में इसका नाम है घाटी ढक्कन या घाटी द्वार। घाटी द्वार क्या होता है? आप लोगों की श्वास नली को ग्रसनी से अलग करने का काम करता है। यानी जब आप भोजन करते हो तो यह श्वास नली को बंद रखता है ताकि भोजन ग्रसनी से की जगह श्वास नली में ना जाए, और जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो यह ग्रसनी को बंद रखता है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। और कंठ का जो ये छिद्र है बेटा, इस छिद्र को आप लोग घाटी बोलते हो। क्या बोलते हो? घाटी। ठीक है। कंठ का जो ये छिद्र है, इस छिद्र को आप लोग क्या बोलते हैं? घाटी। क्लियर है? अब कंठ के नीचे, बेटा ये श्वास नली, काफी बार क्वेश्चन आता है क्योंकि लोग टीचर्स क्या करते हैं, श्वास नली को और श्वसनिकाओं को एक अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन ये तीनों एक ही है। श्वास नली कितनी है? लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी। कितने सेंटीमीटर लंबी है बेटा? 12 सेंटीमीटर लंबी एक पतली नलिका है। ठीक है। जो कार्टिलेज, अगर आप लोगों को देखना है तो अपने गले में यहाँ पर हाथ लगा के देखिएगा, रिंग्स दिखाई देंगी, छल्ले दिखाई देंगे, जो किससे ढकी हुई रहती है? उपास्थि वलय यानी कार्टिलेज की रिंग से ढकी हुई रहती है। ठीक है। किससे ढकी हुई रहती है? कार्टिलेज रिंग्स के द्वारा ढकी हुई रहती है। क्लियर है? क्लियर है? श्वास नली का काम क्या है? यह नॉर्मली आप लोगों के वायु को नासा गुहा से लेकर फेफड़ों तक लाने का काम करती है। यानी कि आप लोगों का जो ये कंठ है, कंठ से यह फेफड़ों तक लाने का काम करती है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है कि उपास्थली वलयों का आकार कैसा होता है, तो अंग्रेजी में सी के आकार की। कैसा आकार होता है अंग्रेजी में? सी के आकार की। क्लियर है? क्लियर है? अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। ये तो आपकी श्वास नली हो गई। श्वास नली जब फेफड़ों में जाती है, यानी कि वक्ष गुहा में जब जा रही है, तो वक्ष गुहा में दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में, और फेफड़े हमें पता है 2 है। ठीक है। फेफड़ों में प्रवेश करने के लिए 2 भागों में बट जाती हैं, जिसे आप लोग श्वसनी बोलते हो, यानी कि ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। अब काफी लोग श्वास नली और ब्रोंकाई को अलग अलग कहते हैं। काफी लोग श्वास नली और ब्रोंकाई को क्या कहते हैं? अलग अलग कहते हैं, लेकिन ये क्या है बेटा? एक ही है। क्या लिखोगे आप लोग? जब श्वास नली वक्ष गुहा में यानी कि चेस्ट कैविटी में जब फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है, तो उस स्थिति में यह 2 भागों में बट जाती है, जिसे श्वसनी बोलते हैं। क्लियर है? श्वसनी बोलते हैं। दाईं जो श्वसनी होती है दाएं फेफड़े में, और बाईं श्वसनी जो होती है वो बाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। क्लियर है? क्लियर है? दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े में, बाईं श्वसनी बाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अच्छा, एक और बात, अब एक और बात नॉर्मली मैं आप लोगों को बताऊं। ठीक है, सुनिएगा। अब सुनिएगा बेटा, जो ये श्वसन मार्ग है, श्वसन मार्ग की भित्ति पर एक तो श्लेष्मा कोशिकाएं होती हैं, और उनके ऊपर पक्षमाभि यानी कि छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। क्लियर है? ये सीलिया का काम क्या होता है? नॉर्मली जीवाणु और सूक्ष्म जीवों को श्वास नली में आने से रोकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं फेफड़ों की। तो फेफड़े जो हैं ये मुख्य श्वसन अंग होते हैं। क्लियर है? दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ा सा ऊपर रहता है, क्योंकि इधर की तरफ डायफ्राम का झुकाव रहता है। क्लियर है? बात करें, फेफड़े जो है वो मुख्यतः आप लोगों की फुफ्फुस आवरण के द्वारा ढका रहता है, जिसे आप लोग प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हो। क्या बोलते हो? प्लूरल मेम्ब्रेन यानी फुफ्फुस आवरण। ठीक है। अब इसमें 2 होती है, एक तो होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। बाह्य फुफ्फुसीय आवरण और अंदरूनी फुफ्फुसीय आवरण, यानी कि 2 आवरण होते हैं। बाहर वाली जो होती है बाह्य फुफ्फुसीय आवरण होता है, और अंदर वाली कौन सी होती है? आंतरिक फुफ्फुसीय आवरण। फिर एक बात, जो दायां फेफड़ा है उसमें दायां फेफड़ा जो है वो 3 पालियों से निर्मित होता है, और बायां फेफड़ा 2 पालियों से निर्मित होता है। ये दोनों में अंतर है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब इन फेफड़ों के बीच में, फेफड़ों की जो ये मेम्ब्रेन है, यानी कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, इनके अंदर बेटा एक लिक्विड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है, जिसे आप लोग फुफ्फुसा आवरणी द्रव कहते हो। क्या कहते हैं? फुफ्फुसा आवरणी द्रव या फिर प्लूरल लिक्विड।
ठीक है, क्या कहते हो, प्लूरल लिक्विड, ठीक है, फुफ्फुस आवरणी द्रव कहते हो। ये क्या करता है, फेफड़ों के आकार को नियमित करता है, दूसरा इसको क्षति होने से बचाता है। क्लियर है, क्लियर है। अब ये क्या, ये होते कहाँ है, दोनों फेफड़े आपके वक्ष गुहा के अंदर अस्थि पिंजर यानी वक्ष गुहा के अंदर जो आपकी रिब्स हैं, पसलियां हैं, उन पसलियों के पिंजर में, पसली पिंजर में, याद रखिएगा शब्द ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। दोनों फेफड़े आपकी वक्ष गुहा में पसली पिंजर यानी कि वक्ष गुहा के कोटर में, कहाँ होते हैं, कोटर में, ठीक है, पसली पिंजर के अंदर उपस्थित होते हैं। काम क्या करते हैं वो सुनिएगा। दोनों फेफड़ों के अंदर जो पसली पिंजर है, पसलियां जो हैं वो इन फेफड़ों के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करती है। किस तरह कार्य करती है, सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करती है, जो इनको या फेफड़ों को बाह्य आघातों से सुरक्षित रखती है। ओके, अब काफी बार क्वेश्चन आता है, क्या सुनिएगा, कि हृदय कहाँ स्थित है। हृदय आपकी वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीचों बीच हल्का सा बाईं तरफ झुका हुआ होता है। काफी लोग कहते हैं हृदय जो बाईं तरफ होता है, गलत है वो। हृदय का जो नीचे वाला भाग है वो थोड़ा सा बाईं तरफ झुकता है, बाकी हृदय जो है वो सेंटर के अंदर ही होता है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि दाहिनी तरफ जो है वो डायफ्राम अधिक फैला हुआ होता है। क्लियर है, दाहिनी तरफ जो है वो डायफ्राम अधिक फैला हुआ होता है। ओके, अब आगे बात करें फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद, भाई जैसे ही फेफड़ों में प्रवेश किया, ये जो श्वसनियां हैं, ब्रोंकाई है, ये श्वसनियां क्या करती हैं, ये फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद छोटी छोटी अनेक ट्यूब्स में, पतली पतली ट्यूब्स में, देखो ब्लैक दिखाई दे रही है, ठीक है, में कन्वर्ट हो जाती है, जिन्हें आप लोग श्वसनिकाएं या फिर ब्रोंकियोल, क्या बोलते हो, ब्रोंक्यूल्स बोलते हो। आई बात समझ में, ब्रोंकियोल बेटा श्वास नली है, श्वास नली जो पहले श्वसनियों में कन्वर्ट हुई और फिर वो किसमें हो गई, श्वसनिकाओं में, ठीक है। अच्छा, इन ब्रोंकियोल्स का जो अंतिम सिरा है वो एक गुब्बारे नुमा या थैलेनुमा संरचना होती है। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। इसे आप लोग क्या बोलते हो, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कूपिकाएं, वायु कूपिकाएं। एक्चुअल में हमारे शरीर में बेटा गैस का गोडाउन यानी कि ये वो जगह है जहां पर आप लोगों के ऑक्सीजन जो है वो एकत्रित होती है। कूपिकाओं की संख्या कितनी होती है, प्रत्येक मनुष्य में लगभग या प्रत्येक फेफड़े में लगभग 60,000 कूपिकाएं होती हैं, लगभग, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बात करें हम लोग, कितनी कूपिकाएं होती हैं, लगभग 60,000 या फिर काफी बार है 60,000 करोड़ भी बोल सकते हो। नॉर्मली आप लोगों का जो है वो 60 करोड़ कोशिकाएं होती हैं, 60 करोड़ कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, 60 करोड़ कोशिकाएं होती हैं। ओके, क्लियर है, क्लियर है बेटा, ओके, थैंक यू।